हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 10th की फिजिक्स के लेक्चर्स की सीरीज के लेक्चर नंबर 5 में। आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आपने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 और बहुत अच्छे से देख करके आपने नोट्स बना लिया होगा और मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज उसी क्रम में लेक्चर नंबर 4 में जहां हमने जिस टॉपिक तक खत्म किया था उसी सीक्वेंस में आज हम लेक्चर नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, ये क्लास 10th की फिजिक्स का पहला चैप्टर का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें आज बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स के बारे में आप सीखेंगे। बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स मैं ले रहा हूं ताकि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो जाए। आप सभी बच्चों का हम 4 लाइन से स्वागत करना चाहेंगे कि हथेली पर रखकर नसीब, हथेली पर रखकर नसीब तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पर रखकर अपना नसीब तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। जरा सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई बहन, आप उस समुद्र की लहरों के समान हैं जिसके सामने रुकावटें, मुश्किलों और ऐसे बहुत सारी परेशानियों के पत्थर कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आप वो लहरें हैं, आपके अंदर वो ताकत है कि उन सभी पत्थर को तोड़ करके अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त करेंगे। मैं अपने हर लेक्चर में बताता हूं कि अपनी मंजिल की तरफ, अपनी सफलता की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जाइए, बहुत धीरे धीरे बढ़ते जाइए। जैसे हैं छोटे छोटे कदमों से चल पा रहे हैं ना, वैसे ही चलते जाइए। और मैं हमेशा बताता हूं कि नोट्स बनाइए, जो पढ़िए उसका नोट्स बनाइए और नोट्स को कई बार रिवीजन करिए। जब बार बार रिवीजन करोगे तो वो चीज़ें आपको रिकॉल होनी शुरू हो जाएंगी, आपके दिमाग में, आपके कॉग्निटिव माइंड में वो सिक्योर होना शुरू हो जाएंगे और आपको लर्न होना शुरू हो जाएंगी। तो देर किस बात की, आप उठाइए पेन और कॉपी, नोट्स बनाइए और मेरे साथ में जम करके मन लगा के पढ़ाई करिए और अपने बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा परसेंटेज प्राप्त करिए। तो आइए, डोंट वेस्टिंग अवर टाइम, सीधे लेक्चर पे चलते हैं और आज की टॉपिक है हमारा पोल। ठीक, कल जहां से लेक्चर नंबर 4 में हमने पढ़ा था वहीं से उसी के आगे का सीक्वेंस में टॉपिक आज ही हम पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पोल क्या है? ठीक, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, ये आपकी बुक में एक हेडिंग टाइप का होगा और इसी में बहुत सारी चीजों के बारे में हम बताने वाले हैं। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म आता है बेटा हमारा, वो आता है पोल। क्या आता है बेटा? पोल। पोल को हिंदी में ध्रुव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव भी बोलते हैं। सर ये तो आपका नाम है। जी, मेरा नाम भी ध्रुव है, हिंदी में इसको ध्रुव बोलते हैं। क्लियर है ना? तो आइए सीखते हैं कि ये पोल क्या है। क्लियर है ना? तो पोल क्या है? द सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। साइंटिफिक डेफिनेशन पहले देखते हैं, फिर मैंने फिगर ले रखा है, दोनों से मिलकर के समझते हैं और तनिक भी तनाव आप अपने दिमाग में न लीजिएगा। पक्का है ना? चलें, ओके। तो द सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। ठीक है ना? ये हो गया साइंटिफिक डेफिनेशन। अब आइए आपको डेमो लेके समझाते हैं। मान लिया कि ये हमारे पास मिरर है और ये भी एक प्रकार का मिरर है। अब अगर हम इसके बाहर की तरफ पॉलिश करते हैं मेरे लाल, अगर इसके हम आउटर सरफेस में पॉलिश करते हैं, आउटर बल्क्ड सरफेस को आप बेटा पॉलिश करते हो तो इसके इनर, है ना, इनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से आपका रिफ्लेक्शन होने लगता था। क्लियर है ना? तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये वाला जो हिस्सा जब आप ऊपर वाले को पॉलिश कर देते हो, आउटर बल्क्ड सरफेस को पॉलिश कर देते हो, तो आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कौन काम करता है? अंदर वाला हिस्सा करता है, यही तो है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब बेटा जो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसी के सेंटर पॉइंट को, मिड पॉइंट को मेरे लाल पोल कहते हैं। मिड पॉइंट क्या हुआ? तो आइए आपको हम बताते हैं कि मिड पॉइंट किसे कहते हैं। जो ये वाला हिस्सा हुआ, आप देखिए, अगर हम एक लाइन ऐसे खींच देते हैं तो आप देखो इसका सेंटर पॉइंट कौन सा है? इसका सेंटर पॉइंट ये वाला है, बीच वाला हिस्सा। इसी को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसी को पोल कहते हैं। तो देखा, डेफिनेशन से क्लियर हुआ कि द सेंटर पॉइंट ऑफ, यहां से क्लियर हो जाए, द सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग
सरफेस ऑफ मिरर्स इज कॉल्ड पोल। उसे क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। इट इज डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाय लेटर P। इसे लेटर P से डिनोट किया जाता है। क्लियर है ना बेटा? ऐसे ये हमने लिया था कॉनकेव मिरर। क्या लिया था बेटा? कॉनकेव मिरर लिया था। ऐसे अगर हम बात करें कि अगर इसके इनर सरफेस में हम पॉलिश कर देते हैं बेटा, कहाँ पे? इनर सरफेस में पॉलिश कर देते हैं, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम कौन करता है? आउटर वाला सरफेस। समझ पा रहे हो ना? तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन हुआ? ये आउटर वाला सरफेस हुआ। तो अगर इसके मिड पॉइंट को देखा जाए तो इसका मिड पॉइंट कौन हुआ? ये वाला हिस्सा हुआ। तो इसको क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। और इस मिरर का क्या नाम होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा। क्या नाम होगा शिवम? कॉन्वेक्स मिरर होगा। क्लियर है ना? तो देखा, दोनों मिरर को लेकर के हमने बताया दोनों मिरर में पोल किसे कहते हैं? द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो बीच वाला भाग है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो बीच वाला भाग है उसे क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत की बात? पक्का? अगर आया हो तो कमेंट में मुझे बताइए, वेल डन सर, बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया, ताकि मैं जान तो पाऊं कि आपकी तैयारी किस रफ्तार में और किस दिशा में चल रही है। क्लियर है ना? बहुत अच्छी बात। आगे चलते हैं। इसका जो दूसरा डेफिनेशन होने वाला है वो होने वाला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होने वाला है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? तो मैंने फिगर बना रखा है, फिगर से भी समझाऊंगा और साइंटिफिक डेफिनेशन भी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट। कुल मिलाके कहने की बात यह है कि हमने जो ये मिरर वाले पार्ट लिए हैं, ये पहले किसी गोले का हिस्सा थे, ये पहले किसी स्फेरिकल मिरर का हिस्सा थे। जैसे देखो, इसी वाले स्फेरिकल मिरर से तो ये वाले बने हुए हैं, इनका अलग अलग कॉनकेव कॉन्वेक्स बन करके निकला हुआ है। तो देखो बेटा, जब ये वाला हमारा स्फेरिकल मिरर था तो इसका कोई ना कोई सेंटर था, इसका कोई ना कोई सेंटर था। तो अब अगर इसका हिस्सा यहाँ पर कट करके अगर इसको बीच से काट दिया गया, अगर इसको हम देखो बीच से ऐसे काट दें, तो एक हमारा बन गया कॉन्वेक्स और एक हमारा बन गया कॉनकेव। दिख रहे हो? अगर इसमें कलर दूसरा ले लें, ग्रीन ना दिख रहा हो तो दूसरा कलर ले लें। अगर इसको बीच से हम काट दें ऐसे और यहाँ से बीच से काट दें बेटा, तो एक हिस्सा हमारा बन जाता है कॉन्वेक्स और एक हिस्सा हमारा बन जाता है कॉनकेव। तो ये कहने का मतलब है, डेफिनेशन ये कह रही है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी स्फेरिकल मिरर की वह होती है ना, पहले जो पार्ट ऑफ मिरर है, जो ये पार्ट ऑफ मिरर है, पहले जिस गोले का हिस्सा थे, जिस स्फेरिकल मिरर का हिस्सा थे, उसका एक सेंटर था और उसी सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है ना? थोड़ा सा हम और आपको अच्छे से समझाएंगे और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे और आप समझिए। जैसे मान लें कि हमारे पास एक गोला है बेटा, ठीक है ना? तो इस गोले का कोई ना कोई सेंटर है। देखो, इस गोले का क्या है? कोई ना कोई सेंटर है। देखो, ये वाला सेंटर है कि मिला कि नहीं मिला? इस सेंटर को सी से लिखा जाता है। अब अगर आपने क्या किया या हमने क्या किया, इसको किसी चीज से बीच से काट दिया, शिवम, इसको बीच से काट दिया, तो इसी गोले के कितने हिस्से हो गए मेरे लाल? दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा क्या हो गया? आपका ये वाला हो गया और एक हिस्सा आपका ये वाला हो गया। क्लियर है ना? तो देखो, इसका सेंटर यही रहेगा कि नहीं रहेगा? और इस वाले का सेंटर ये रहेगा। क्लियर है ना? अगर यहां से इसको ऐसे मिला दिया जाए और यहां से इसको ऐसे मिला दिया जाए, कोई दिक्कत की बात? पक्का समझ में आ रहा है? तो इसी को क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। यहां पर ये क्या होगा? पोल होगा। भाई, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला होगा, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट को क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट को पोल कहेंगे। लेकिन ये वाला अगर देखा जाए हिस्सा, क्या दोनों में सी रहेगा? भाई, ये वाला हिस्सा हमने ये वाला हिस्सा हमने कहाँ ले लिया? ये ले लिया, और आधा जो उधर वाला हिस्सा बचा ये ले लिया, है ना? तो देखा, दोनों का जो ये वाला सी है, इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जाना जाता है। कर्वेचर माने ये कर्व एक
आर्क लिया गया है, ये कर्व आर्क टाइप का है, इसलिए कर्व आर्क से कर्वेचर नाम इसको दिया गया है बेटा। समझ में आया? ऐसे आप समझ सकते हो कि कर्व माने मुड़ा हुआ, और मुड़े हुए आर्क का जो सेंटर होगा उसे कर्वेचर, उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इसे सी से लिखा जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सी। इसे किससे लिखा जाता है बेटा? सी से लिखा जाता है। कोई दिक्कत की बात? तनिक भी टेंशन और तनाव नहीं लेना है, तनिक भी टेंशन और तनाव नहीं लेना है, पक्का? एकदम मस्ती में खिलखिलाते हुए, हंसते हुए, जैसे मेरे प्यारे बच्चे आप पढ़ते हो ऐसे पढ़ते रहो, तनिक भी यहाँ पर लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ क्रिस्टल एंड क्लियर समझ में आने वाला है। क्लियर है? बनाते रहो नोट्स, नोट्स जरूर बनाओ और उसको रिवीजन जरूर करो। कहते हैं किसी चीज को स्ट्रॉन्ग करने का बस एक ही मंत्र है, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। इफ यू आर डूइंग रिपीटेशंस देन यू आर इन अ गुड डायरेक्शन, यू आर इन अ राइट डायरेक्शन। क्लियर है ना? यदि आप निरंतर अभ्यास कर रहे हो, निरंतर प्रयास कर रहे हो, तो आप सही दिशा में हो, सही दिशा में आप अपनी मेहनत को लगा रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको समझ में आया? कोई दिक्कत की बात? अब आगे हम चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या है। तो अगला जो हमारा जो है टर्म है, अगली जो डेफिनेशन है हमारी, वो है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? तो सबसे पहले साइंटिफिक डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में हमने फिगर ले रखा है, फिगर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो हमारी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या कहती है? द स्ट्रेट लाइन, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से पास हो रही हो, उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब देखो बेटा, हमने जो फिगर ले रखा है मेरे लाल, तो ये है आपका एक मिरर, ये क्या है बेटा? एक मिरर। और इस वाले पूरे हिस्से को, इस पूरे हिस्से को क्या कहेंगे बेटा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे शिवम? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे, पक्का? अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट को क्या कहेंगे? इसी को तो पोल कहते हैं, इसको क्या कहेंगे बेटा? पोल कहेंगे, है ना? और ये है आपका यहां पर, कहां? ये पोल हो गया, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा, सी। इसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक ऐसी लाइन बेटा जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों को पास करके जा रही हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। तो कौन सी लाइन जा रही है? ये वाली लाइन जा रही है, जिसका नाम क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। अगर वहां छोटा छोटा लिखा नहीं दिख रहा तो मैं लिख दे रहा हूं बेटा, इसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत की बात बेटा? तो यहां पर सीधा मूल बात यह है डेफिनेशन की, कि एक ऐसी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी को पार करके जाती हो, उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। क्लियर है ना? यहां पे देखो, द प्रिंसिपल एक्सिस इज अ नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। नॉर्मल दैट मीन्स, मान लिया कि ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये आपका क्या है? पोल है। तो जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस खींची जाती है मेरे लाल, प्रिंसिपल एक्सिस जो खींची जाती है, अगर हमें प्रिंसिपल एक्सिस खींचें तो आप देखो, प्रिंसिपल एक्सिस और हमारे पोल के बीच में, हम प्रिंसिपल एक्सिस और पोल के बीच में, एक सेकेंड, प्रिंसिपल एक्सिस और पोल के बीच में अगर आप ट्रायंगल बनाओ तो ये 90 डिग्री निकल के आता है। तो यहाँ पे ये बात साबित हो जाती है बेटा कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो नॉर्मल होती है। नॉर्मल दैट मीन्स एट 90 डिग्री होती है, एट 90 डिग्री ऑन पोल, है ना? 90 डिग्री पे पोल पे जाकर के गिरती है, टू द मिरर एट इट्स पोल। ये देखो, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में पोल होता है, और ये जो जाने वाली लाइन है ये पोल के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है वो पोल के ऊपर क्या है? एक नॉर्मल का काम करती है। किसका काम करती है बेटा? नॉर्मल का काम करती है। तो ये डेफिनेशन समझ में आई मेरे लाल? तनिक भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक, चलें आगे। आप कह रहे हो तो आगे चल रहे हैं फिर, ठीक है। आगे जो टॉपिक है प्रिंसिपल फोकस। सर प्रिंसिपल फोकस क्या है? प्रिंसिपल पे, अपने स्कूल के प्रिंसिपल पे जो फोकस हम लोग लगाए रहते हैं उसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं? नहीं,
सर जो प्रिंसिपल बच्चों के ऊपर फोकस लगाया रहता है, दिन भर देखा करता है कौन बच्चा किधर जा रहा है, इधर आ, कहाँ जा रहा था ये, कहाँ है, इधर आ, इधर आ, इधर कहाँ है ना। तो प्रिंसिपल जो बच्चों पे फोकस लगाता है उसे प्रिंसिपल फोकस कहते हैं? नहीं सर, ये तो गड़बड़ हो गया। तब सर आप इसका नाम प्रिंसिपल फोकस क्यों दे दिए? तो बेटा हर जगह प्रिंसिपल का मतलब स्कूल वाला प्रिंसिपल ही नहीं होता है। यहाँ पर जो प्रिंसिपल फोकस लिया गया है, इसके यहाँ पर प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य और फोकस का मतलब होता है फोकस। तो सर यहाँ पर प्रिंसिपल इस पे फोकस लगाएगा? नहीं, मैं बता रहा हूं बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छे से समझो, चिंता ना करो। तो आइए बेटा, इसके दो केस हो सकते हैं। कितने केस हो सकते हैं? प्रिंसिपल फोकस के दो केस हो सकते हैं। एक सर कॉनकेव मिरर के केस में, किसके मिरर के केस में? कॉनकेव मिरर के केस में, और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो बारी बारी से हम समझाने का प्रयास करेंगे। ये इमेज अगर आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये बड़ा क्विकली बनाए हैं पीपीटी, इसलिए थोड़ा सा एचडी में नहीं ले पाए हैं। फिर भी मैं जहां पर नहीं दिख रहा है वहां पर उसको रीराइट कर दूंगा ताकि आपको समझ में सब कुछ आ जाए। तो बेटा साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है? इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, अगर कॉनकेव मिरर के केस में देखा जाए कि प्रिंसिपल एक्सिस किसे, सॉरी प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं? तो आइए, कह रहा है व्हेन द लाइट रेज, जब लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉल ऑन कॉनकेव मिरर, फॉल करती गिरती हैं कॉनकेव मिरर पे, तब आफ्टर रिफ्लेक्शन दे ऑल मीट और इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तब वो सभी किरणें एक जगह पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ठीक। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। मेरे प्यारे बच्चों, नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा रहा हूं, इधर आओ। कह रहा है कि अगर रेज ऑफ लाइट क्या बेटा? रेज ऑफ लाइट। अब ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो बीच वाली रेखा है, जो बीच वाली लाइन है बेटा, इसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, क्या मेरे लाल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी लाइट रेज ऐसे आ रही हैं, ऐसे देखो आ रही हैं, बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है ना। यहां से नीचे से भी आ रही हैं, देखो ऐसे, और ये कहां गिर रही हैं? कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिर रही हैं। देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी लाइट रेज जा रही हैं, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सभी रेज रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाती हैं और एक पॉइंट पे, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे मीटअप करती हैं, दैट मीन्स मिलान करती हैं या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इस वाले पॉइंट को समझ पा रहे हो मेरे लाल? यहां पर मिलान करती हैं। इसी पॉइंट को क्या कहा गया है? प्रिंसिपल फोकस कहा गया है। क्या कहा गया बेटा? प्रिंसिपल फोकस कहा गया है। देखो आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये आपका पोल यहां पर बनाया गया है। कोई दिक्कत की बात? तो यही डेफिनेशन में कहा गया है कि व्हेन द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, माने लाइट रेज, ये वाली लाइट रेज, ये सब क्या है? ये लाइट रेज ही तो है बेटा, लाइट रेज ही तो है। तो अगर ये लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारी क्या है? ये हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, माने देखो समांतर, पैरेलल माने समांतर, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी लाइट रेज बेटा आ रही हैं ऐसे ऐसे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन दे ऑल मीट एट अ पॉइंट या इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। कोई दिक्कत की बात? यहां तक एकदम स्पष्ट क्लियर समझ में आया? तो मेरे लाल और लालियो समझ में आया? मेरे शेरों, मेरे शेरनियों, कोई दिक्कत? टॉपिक अच्छे से समझ में आई? अगर अच्छे से समझ में आई है तो आप थम्स अप कमेंट में करिए और बताइए जी गुरुजी बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया, आपने बहुत बढ़िया समझा दिया। तो मेरे लाल प्रिंसिपल फोकस आपने समझा कॉनकेव मिरर के केस में, और हम अब समझने वाले हैं प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो आइए प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स मिरर के केस में समझने का प्रयास करते हैं। सेम कहानी है, कुछ थोड़ा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। कह रहा है कि व्हेन द लाइट रेज कमिंग, अगर लाइट रेज आ रही हैं टू द प्रिंसिपल
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अब ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, बीच वाली लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस नाम दे दो इसका, प्रिंसिपल, सुमित समझ में आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो है ये लाइट रेज है, क्या है शिवम, लाइट रेज है। अब देखो ये लाइट रेज है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, नीचे भी जा रही हैं। हरी वाली जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आती हैं, है ना। और कह रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद इट डाइवर्ज, डाइवर्ज माने ये देखो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो जाते हैं, डाइवर्ज माने स्कैटर हो जाना, माने फैल जाना, है ना। हमने पढ़ा ही है पिछले लेक्चर में कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है, माने उसके ऊपर अगर लाइट रेज पड़ती है तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो लाइट को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। तो देखो जैसे लाइट रेज पड़ रही है वो आपस में फैला दे रहा है सबको दूर दूर, है ना। तो इट डाइवर्ज इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में इसको फैला देता है। लेकिन इफ दे आर प्रोजेक्टेड बिहाइंड, लेकिन अगर इनको क्या किया जाए मेरे लाल, अगर पीछे की तरफ प्रोजेक्टेड किया जाए, प्रोजेक्टेड बिहाइंड माने इनको आगे की तरफ ऐसे बढ़ाया जाए थोड़ा सा वर्चुअली तरीके से, तो ये जाकर के कहां मिलती हैं, एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे जाकर के मिलती हैं, कहां पर, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे। दे मीट एट अ वर्चुअल पॉइंट बिहाइंड द मिरर, तो बिहाइंड द मिरर माने दर्पण के पीछे एक वर्चुअल पॉइंट, इस पॉइंट को नाम देंगे, ये देखो लिखा हुआ वर्चुअल पॉइंट, क्या नाम देंगे, वर्चुअल पॉइंट पे जाके मिलेंगे। और दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, और इसको प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत की बात बेटा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, चिंता नहीं करना है मेरे लाल, सब कुछ समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब बहुत सारी लाइट रेज आती हैं और कॉन्वेक्स सरफेस के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक होती हैं तो ये स्कैटर हो जाती हैं डिफरेंट डायरेक्शन। लेकिन अगर इनको अंदर की तरफ आगे मिलाया जाता है वर्चुअली तरीके से, वर्चुअली तरीके से अगर इनको ऐसे आगे मिलाया जाता है ऐसे, तो ये जा करके एक पॉइंट पे मीट करती हैं, माने मिलती हैं या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। दैट वर्चुअल पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया, कोई दिक्कत की बात। इसे बेटा किससे लिखेंगे, प्रिंसिपल फोकस को एफ से ही लिखेंगे। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये आपका बेटा पोल है। कोई दिक्कत की बात, क्या समझ में आया, यहां से कोई तनाव हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, ठीक है आगे चलते हैं। आगे सर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, अगली जो हमारी डेफिनेशन होने वाली है उसी रिलेटेड टर्म वाले में। तो द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस होती है, शिवम बातें ना करो दिक्कत हो रही है। तो बेटा क्या कह रहा हूं, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे सर पोल क्या है, तो मान लिया कि हमारे पास मिरर है, ये हमारे पास मिरर है बेटा, हमने जो लिया है थोड़ा सा पता नहीं दिख नहीं रहा होगा आपको अच्छे से, तो मैं फिर से रिक्रिएट कर दे रहा हूं। तो ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है आपका मान लो पोल। तो इसके बीच की जो दूरी है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो बीच की दूरी है, इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जाना जाता है। समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत, यहां पर डेफिनेशन यही कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, माने सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे लिखेंगे बेटा, सी से, और पोल को किससे लिखेंगे, पी से। तो पी से और सी के बीच की जो दूरी है उसी को क्या कहते हैं मेरे लाल, रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जाना जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे लिखेंगे, तो यहां लिखोगे इट इज डिनोटेड, क्या लिखेंगे बेटा, डिनोटेड बाय लेटर, कौन से लेटर से, आर से, लेटर आर से इसको डिनोट किया जाता है। कोई दिक्कत की बात, समझ में आया पक्का, तनिक भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। मैथ में तो आपने पढ़ा ही होगा मेरे लाल कि जैसे कोई सर्कल है ना, कोई सर्कल है हमारा
और इसका सेंटर होता है, ये वाला सेंटर है, तो सेंटर ये हो गया सी। तो सी से इसका जो ये होता है सरकमफेरेंस वाला हिस्सा जो होता है, ये परिधि जो होता है ना, इसको कोई नाम दे दो, ए नाम दे दो। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते थे? आर कहते थे, रेडियस कहते थे। तो बस यही को इसमें उठा करके कर्वेचर माने, ये देखो कर्व है, इसको क्या बोलेंगे? कर्व बोलेंगे, है ना? क्या बोलेंगे? कर्व बोलेंगे। तो कर्व आर्क का जो रेडियस है उसी को कर्वेचर ऑफ रेडियस के नाम से जाना जाता है, और इसको यहाँ पर कैपिटल आर से लिख दिया गया। कोई दिक्कत की बात? सेम टू सेम वही चीज है। अगर आपने सर्कल के बारे में थोड़ा बोड़ा पढ़ा है तो उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। आशा करते हैं कि ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। छोटी छोटी बातें एक एक नंबर में पूछेगा, कभी पूछेगा, तो बस ये छोटी छोटी बातें पढ़ते हुए और दिमाग में उसको सेट करते हुए, याद करते हुए, रटना नहीं है, समझ करके। अगर आपने समझ लिया तो सारा थ्योरी वहां पर आप बना करके आ सकते हो, और अगर आपने रट्टा मारा तो हो सकता है जो रट्टा मारोगे आपके एग्जाम में ना आए। क्लियर है ना? तो रट्टा बेटा नहीं मारना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। अगला जो है वो है अपर्चर। सर अपर्चर क्या है? अपर्चर बता दीजिए, अपर्चर क्या है? चलो अपर्चर बता देते हैं। आपने सब लोगों ने रामायण देखा होगा। क्या देखा होगा? रामायण देखा है। तो माता सीता को रावण चोरी कर ले जाता है और लंका लेके चला जाता है, और सुग्रीव जी की सेना जिसमें हनुमान जी भी थे, वो ढूंढते ढूंढते समुद्र के पास पहुंचते हैं। तो कोई कहता है, वहां पर जटायु का जो भाई रहता है वो कहता है कि माता सीता को मैं देख सकता हूं कि समुद्र के उस पार एक वृक्ष है और उस वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी हुई है। तो ये बात पता चल गई कि माता सीता लंका में हैं। जा करके कौन देखेगा कि सच में माता सीता वहां पर हैं कि नहीं है? तो इस काम के लिए हनुमान जी को चुना जाता है, और हनुमान जी तो पावरफुल ही हैं और वो चल पड़ते हैं। तो जब वो जा रहे होते, तो आप सभी ने रामायण देखा होगा, जब जा रहे होते तो एक राक्षसी है ना, एक जो है राक्षसी निकलती है समुद्र के जल से और कहती है कि मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। तो अपना वो मुंह इतना बड़ा ओपन करती है, ऐसे ऐसे ओपन करती है। जब वो इतना बड़ा मुंह करती है तो हनुमान जी अपना और आकार बड़ा कर लेते हैं, जिससे राक्षसी अपने मुंह का जो द्वार है और बड़ा कर देती है। जब वो थोड़ा और बड़ा करती है तो हनुमान जी और बड़े हो जाते हैं, और ऐसे से करते करते उसका जो मुंह का अपर्चर है वो बहुत बड़ा हो जाता है, और जब बहुत बड़ा हो जाता है तो हनुमान जी अचानक बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं, और छोटे हो करके उसके मुंह में जा करके ऐसे वापस निकल भी आते हैं और बच जाते हैं। ठीक है ना? तो जो राक्षसी का, मैं मतलब सर ये फिजिक्स में आप रामायण की कहानी कहां से ले आए? तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं, जो राक्षसी का मुंह का जो अपर्चर था, मुंह को जो फैलाती जा रही थी, वही है तो अपर्चर, है ना? तो अपर्चर माने, देखो अगर ये मान लिया कि इधर अगर पॉलिश की जाती है, इधर अगर पॉलिश की जाती है, अगर अंदर वाले में पॉलिश की जाती है और बाहर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है मेरे लाल, तो इसको क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। और अगर इसके बाहर वाले हिस्से में पॉलिश की जाती है, बाहर वाले हिस्से में अगर पॉलिश की जाती है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अंदर वाले से होता है, तो इसको क्या कहते हैं बेटा? कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। तो मैं ये सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, कौन वाला हिस्सा? ये वाला हिस्सा, चाहे वो इसका हो और चाहे वो इसका हो, इसी को हिस्से को तो क्या कहते हैं? अपर्चर। इसी हिस्से को क्या कहते हैं? अपर्चर। समझ पा रहे हो आप अच्छे से? अपर्चर माने यहां से और यहां तक के बीच की जो डायमीटर है उसी को क्या कहेंगे? अपर्चर। मान लिया कि इस वाले सिरे का नाम है M1 और इस वाले सिरे का नाम है M2, इस वाले सिरे का नाम है M1 और इस वाले सिरे का नाम है M2। तो जो M1 और M2 बीच, जो M1 और M2 के बीच का डायमीटर होगा, व्यास होगा, उसी को तो अपर्चर बोलेंगे। समझ पाए? तो यहां पर क्या कहा गया है? द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये कौन सा सरफेस है? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही तो बाहर वाला, इसके अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर होगा पूरा यहां से यहां तक,
उसी को क्या कहेंगे, ऑफ मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर ऑफ मिरर, उसी को मिरर का अपर्चर के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत की बात समझ में आया? पक्का? अब आपने फिर से मैं वृत्त लूंगा, फिर से मैं सर्किल लूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मान लिया कि हमारे पास ये जो है सर्किल है। अब यहां से अगर हम यहां से यहां तक एक लाइन खींच देते हैं बेटा, तो ये क्या कहलाएगा? देखो अगर इसको हम मान लें M1 और इसको मान लें M2, मान लिया दोनों मिले थे पहले, तो यही तो है अपर्चर, यही तो है डायमीटर। कोई दिक्कत बेटा? समझ में आया? शिवम पक्का समझ में आया? इसी को क्या कहेंगे? अपर्चर कहेंगे। ठीक है ना? आगे चलें। अगर हम बात करें सर फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ क्या है, तो आइए फोकल लेंथ क्या है, तो इसकी सबसे पहले साइंटिफिक डेफिनेशन देखते हैं, फिर यहां पर हमने इमेज बना रखा है मेरे प्यारों और आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो बेटा देखो सीधी सी बात है, डेफिनेशन क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, पोल माने P, एंड द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस माने, प्रिंसिपल फोकस माने F, तो जो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो दूरी है किसके, ऑफ स्फेरिकल मिरर की, इज कॉल्ड फोकल लेंथ, उसे क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। इसी के बीच की दूरी को क्या कहेंगे मेरे लाल? फोकल लेंथ, और इसको स्मॉल f से डिनोट किया जाता है, लिखा जाता है। कोई दिक्कत की बात? तो सर फिगर में समझा दीजिए कैसे कहेंगे। तो बेटा देखो ऊपर वाला बना है कॉनकेव मिरर और नीचे वाला बना है कॉन्वेक्स मिरर, दोनों केस में समझा रहा हूं। ये है आपका पोल, क्या दिख रहा है अच्छे से शिवम? कोई दिक्कत की बात कि दूसरा कलर लेना पड़ेगा? ये है आपका पोल और ये है आपका प्रिंसिपल फोकस। तो पोल से प्रिंसिपल फोकस तक की दूरी को ही तो फोकस दूरी कहेंगे। पोल से प्रिंसिपल फोकस तक की दूरी को ही क्या कहेंगे बेटा? फोकल लेंथ कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे, चाहे वो कॉनकेव के केस में हो चाहे वो कॉन्वेक्स के केस में हो। ये आपका P है और ये आपका F है, और यही P से F तक की जो दूरी है इसी को क्या कहेंगे? फोकल लेंथ कहेंगे। कोई दिक्कत की बात? तो सीधी सी डेफिनेशन है, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड, या बीच की जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। और इसे किससे लिखेंगे? तो इट इज डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाय लेटर F। सर इसको मेजरमेंट किस में करेंगे? तो मेजरमेंट मीटर में भी हो सकती है और इसको सेंटीमीटर में भी हो सकती है ना? मीटर में भी हो सकती है और सेंटीमीटर में भी हो सकती है ना? न्यूमेरिकल में आपको देखने को मिलेगा, इसकी यूनिट मीटर और सेंटीमीटर दोनों हो सकती है। ऐसे सर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने बताया था, उसको नहीं बताया था। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी भी मीटर या सेंटीमीटर दोनों में हो सकती है ना? कोई दिक्कत बेटा? तो ये देखा आपने, रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी मीटर सेंटीमीटर में नाप सकते हो, और बेटा आप फोकल लेंथ को भी मीटर और सेंटीमीटर में नाप सकते हो। कोई दिक्कत की बात? यहां तक क्या स्पष्ट आपको समझ में आया? तनिक भी चिंता, तनिक भी दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है ना? क्लियर? मस्ती में पढ़ते रहो। कहते हैं कि अगर ईश्वर ने मौका दिया है तो ऐसी पढ़ाई करो, ईश्वर ने मौका दिया है तो ऐसी पढ़ाई करो कि जमाना आपसे मिलने के लिए तरसे, इतना ऊंचे चले जाओ, इतनी ज्यादा शोहरत हासिल कर लो कि लोग आपसे मिलने के लिए तरसें। आपका नाम गूगल पे सर्च करें कि आप कौन हो, आपसे मिलने का वक्त क्या है। और यह सब कुछ संभव है पढ़ाई से। क्या सर मैं आपका लेक्चर देख लूंगा तो ये सब मिल जाएगा? नहीं, मेरा लेक्चर देखने से नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन आप अपनी बाकी पढ़ाई के साथ में यदि मेरा लेक्चर देखते हो और सब विषय में आप यदि अच्छा परफॉर्म करते हो तो जरूर ये चीज शोहरत हासिल हो सकती है और ज्ञान हासिल हो सकता है। ज्ञान के बल पे क्या नहीं किया जा सकता? बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर ज्ञान नहीं है तो सिर्फ डिग्री बटोरने से कुछ मतलब नहीं है। डिग्री पे लिखा अंक, कागज पे लिखा अंक सिर्फ आपके पढ़ाई लिखाई में हुए खर्चों की एक रसीद है। जो मार्कशीट आपकी है, जो मार्कशीट आप क्लास 10th में पाओगे,
या जो अभी तक आप पाए हो, वो आपके पढ़ाई में अब तक जितना खर्चा हुआ है उस क्लास तक, उसकी एक रसीद है कि भैया इतना पैसा दे करके इसमें पढ़ा है, तो उसकी एक रसीद फाइनल ये है कि आपको ये मार्कशीट बच्चे को दिया जा रहा है। तो डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जिसपे कुछ अंक लिखे रहते हैं, कुछ परसेंटेज लिखे रहते हैं, जो ये बताता है कि आप कितने मेहनती हो, कितने ज्ञानी हो। ये आपके मार्कशीट पे जो अंक लिखा है वो नहीं बताता है। आप कितने ज्ञानी हो ये तब पता चलता है जब आप किसी पेपर में बैठते हो, या जब कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हो, या किसी से जब आप वार्तालाप करते हो, जब आपसे कोई डिस्कस करता है, तब आपके बारे में जान पाता है कि आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज क्या है। समझ पाए मेरे लाल? तो यहाँ पे बहुत कटु है पर सत्य है कि जो कागज पे, जो मार्कशीट पे नंबर लिखे रहते हैं, जिसने कम पाया है या किसी ने ज्यादा पाया है, तो इसका कतई मतलब नहीं कि नंबर ज्यादा पाने वाला बहुत ज्यादा ज्ञानी होगा और जो बहुत कम पाने वाला है वो बहुत ज्यादा मूर्ख होगा। ऐसा नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ज्यादा अंक पाने वाला ज्यादा मेधावी है उसकी तुलना में जो कम पाया है, क्योंकि उसने कम मेहनत की है। तो मेहनत के हिसाब से अंक अर्जित होते हैं, लेकिन ज्ञान का अंक से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ज्ञान है आपके पास, अगर आपके पास ज्ञान है मेरे लाल, तो आप अंक अच्छे जरूर लाओगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर अंक अच्छा लाने वाला इंसान ज्ञानी ही होगा। अंक लाने के बहुत सारे तरीके हैं। समझ पाए? कोई दिक्कत की बात? तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। निरंतर आप सिर्फ पढ़ते रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, सही डायरेक्शन में पढ़ते रहिए। यदि आप सही दिशा में किसी सफलता के लिए कदम बढ़ाते हो, एक ना एक दिन उस सफलता तक आप जरूर पहुंच जाते हो, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। क्लियर है ना? तो ये डेफिनेशन क्लियर हुई आपको। अगली डेफिनेशन ये है कि सर रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। सर दोनों में संबंध क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे लिखेंगे? आर से। फोकल लेंथ को किससे लिखेंगे? एफ से। सर दोनों में संबंध क्या है? दोनों में क्या संबंध है? तो आइए इन दोनों फिगर्स से आपको समझाने का प्रयास हम करते हैं। तो मेरे लाल आपको दिख रहा होगा कि ये आपका फोकस है, और ये क्या है? पोल है, और ये क्या है? सी है। ठीक है ना? अब आप देखो, फोकस से पोल की दूरी को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। और अभी हमने पढ़ा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो अगर आप यहां पर देखो, गौर से देखो, तो रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है वो किसके बराबर है? अगर एफ से पी तक की दूरी एफ है, तो क्या एफ से इतना जो दूरी बची है वो एफ नहीं हो सकती? हो सकती है। माने दो एफ मिल करके एक आर के बराबर पहुंच पाते हैं। माने अगर हम बात करें तो जो हमारा आर है वो लगभग एफ और प्लस एक एफ और मिला दिया जाए तब जाकर के उसके बराबर पहुंचता है। इसलिए आर बराबर 2f, एक फार्मूला ये निकल के आपके सामने आ जाता है। अगर इसी को और आगे आप एक्सपेंड करना चाहो तो जैसे r बराबर 2f, ऐसे 2f बराबर r, 2f बराबर r। तो अगर f आप यहां से निकालोगे मेरे लाल, तो ये 2 कहां आ जाएगा? जस्ट r के नीचे आ जाएगा। अगर इधर गुणे में है, f के साथ में 2 क्या है? गुणे में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागे में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात? तो सीधा सा कहानी और उसका सरल उत्तर कि भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या संबंध है? चाहे r इक्वल टू 2f बोल दीजिए या f इक्वल टू r/2 बोल दीजिए, दोनों का मतलब सेम आएगा। सेम कहानी आप ऐसे कॉन्वेक्स केस में देख सकते हो कि ये आपका p है और ये आपका f है और ये आपका c है। तो p से f तक की दूरी को क्या कहेंगे? फोकल लेंथ कहेंगे, है ना? और p से c तक की दूरी को क्या कहेंगे? r कहेंगे। तो सेम कहानी देखो, एक r किसके बराबर है? अगर एक f और इसमें जोड़ा जाए तो वो बराबर हो जाएगा किसके? r के। माने r की जो दूरी है उसमें 2f के बराबर दूरी लगेगी, तब जाकर के वो बराबर होगा और दोबारा फार्मूला फिर से यही निकल करके आएगा। कोई दिक्कत की बात? तो यहां पे कह सकते हैं थ्योरी के रूप में द
focal length of mirror is half of the radius of curvature of mirror। ठीक बेटा, माने डेफिनेशन ये बन सकती है माने डेफिनेशन ये बन सकती है कि जो फोकल लेंथ है वो मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। क्लियर है ना? यहां से क्या क्लियरिफिकेशन आपको हुआ, अच्छे से आप जान पाए, कोई दिक्कत की बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है दो न्यूमेरिकल्स हमने लिए हैं, अभी जो हमने फार्मूले पढ़े उसी फार्मूले पे दो एग्जांपल। क्या आप चाहते हो कि आपको करवाया जाए ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर सब कुछ समझ में आ जाए? कितने लोग चाहते हैं कि न्यूमेरिकल करवाया जाए? सब लोग थम्स अप में बताना कि कितने लोग को न्यूमेरिकल करवाया जाए। यस सर, यस सर। और मैं ये दो न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, इसके बाद में यदि आप और न्यूमेरिकल्स करना चाहते हो तो कमेंट में मुझे बताना, मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा लिंक जो टेलीग्राम की है, उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल यदि आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पर मुझे लिखिएगा जो है न्यूमेरिकल पीडीएफ, और न्यूमेरिकल पीडीएफ आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा आपकी प्रैक्टिस के लिए डीपीपी के रूप में। क्लियर है ना? तो न्यूमेरिकल्स हमने लिया है, कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या कह रहा है सुमित? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। एक कोई स्फेरिकल मिरर है जिसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ गिवन मिरर। माने क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? बड़ा प्यारा सॉल्यूशन हो सकता है। कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर माने आर, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है? 30 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है फोकल लेंथ निकालो। क्या कह रहा है? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को किससे लिखते हैं? एफ से। तो अभी मेरे प्यारे भाई आपको क्या बताया हमने? क्या बताया? फार्मूला बताया कि सर एफ इक्वल टू आर बाई 2। तो एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास? सॉरी, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 30 और बाई 2। क्या सर ये खत्म हो जाएगा? जी, ये दोनों खत्म हो जाएंगे और खत्म होकर के क्या मिलेंगे? 15। तो आंसर क्या आएगा मेरे प्यारो? 15 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ क्या आएगी? 15 सेंटीमीटर। क्या आपको समझ में आया? सर बहुत अच्छा समझ में आया सर, नायाब क्वेश्चन था सर, जस्ट लाइक वाओ। तो दूसरा, आइए ताबड़तोड़ तरीके से दूसरा कर लेते हैं। दूसरा में मैंने कुछ ट्विस्ट डाला है, आप समझो कैसे करेंगे इसको। दूसरा मैंने कुछ घुमा दिया है, कह रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 40 सेंटीमीटर। अब की बार फोकल लेंथ हमने दिया है और फिर कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने को कह रहा है। तो इसका सर आंसर कैसे बनेगा? इसका भी बड़ा प्यारा आंसर है सर, इसको पहले लिख लो। सर क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी दी गई शिवाम? फोकल लेंथ माने एफ कितनी दी गई है? 40 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है निकालने के लिए? रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहा है निकालने के लिए, माने आर कह रहा है निकालने के लिए। तो मेरे प्यारे भाई आपको अभी हमने बताया डायरेक्ट फार्मूला आप रख दीजिए, आर इक्वल टू क्या? 2 इंटू एफ, है ना? या अगर मान लो नहीं याद रह जाता है कि सर कैसे करेंगे, तो डोंट वरी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वही फॉर्मूला रखिए, एफ इक्वल टू आर बाई 2। ठीक है ना? अब आप सारी वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। एफ की वैल्यू कितनी है मेरे लाल? 40 है। एफ की वैल्यू एफ की जगह पर 40 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू हमको सर फाइंड करनी है अपान 2 जी। अब अगर इसके नीचे बेटा हम अपान 1 कर दें, इसके नीचे क्या कर दें? अपान 1 कर दें और कर दें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना? कोई दिक्कत की बात?
तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लो, नहीं तो जान नहीं पाओगे आप। बाई 2 कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर बाई 1 कर लो, और ये क्या हो जाएगा सर r बाई 2 कर लो। अब शिवम इसमें क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो देखो 2 का 40 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 40 से करेंगे तो 80 सेंटीमीटर, और अगर 1 का r से करेंगे तो क्या हो जाएगा r, क्या करेंगे बेटा r हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो r की वैल्यू कितनी आ गई 80 सेंटीमीटर। तो जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा मेरे लाल वो क्या होगा 80 सेंटीमीटर। क्या आपको समझ में आया, कोई दिक्कत की बात, पक्का, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का लेक्चर इतना ही था, और लेक्चर नंबर 5 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हमने सीखा जो रिलेटेड थे स्फेरिकल मिरर से। मैं हमेशा अपने बाकी लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है बेटा कि ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इनमें जा करके लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाओगे तो लिंक है, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। व्हाट्सएप पे कोई चीज डाउट अगर आपका है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चंस है रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स, रिलेटेड टू दिस लेक्चर, तो आप मुझे वहां पर पूछ सकते हो, सारा डाउट क्लियर कर सकते हो। इवन आप मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल से भी जुड़ सकते हो। इसके चैनल का क्या नाम है, यही नाम है ध्रुवा कैरियर इंस्टीट्यूट, इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है और इसी नाम से हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है। आप यहाँ पे जा करके बेटा ज्वाइन कर लेना, और वहां से सारा पीडीएफ इस लेक्चर का मिल जाएगा आपको। फिर भी अगर नहीं मिलता है, कोई एरर होती है, तो आप मुझे मैसेज करिएगा सर इसका पीडीएफ प्लीज प्रोवाइड करवा दीजिए आप। और बेटा सबसे सुगम तरीका टेलीग्राम, सबसे सुगम तरीका टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी इसी नाम से चैनल है बेटा, वहां पर आप ज्वाइन हो जाइए और इस वीडियो के लेक्चर्स और पीडीएफ और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर मिल जाएंगे। अभी हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो जाए या आप भी वहां पहुंचे हो तो एक आध चीजें ना दिखाई पड़ी हो, क्योंकि भी बहुत कुछ हम लोग धीरे धीरे उसको अपडेट कर रहे हैं और संभाल रहे हैं बेटा, समय लग रहा है। और बेटा मैंने जैसे अभी आपको पहले लेक्चर में सबसे फर्स्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था मैंने कि डेली हमारा लेक्चर 6 बजे आएगा, लेकिन आप भी जानते हो कि मैं एक अकेला इंसान हूं, खुद ही मैं पीपीटी बनाता हूं, खुद ही मैं एडिट करता हूं, खुद ही मैं अपलोड करता हूं, खुद ही मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं, खुद ही आपको सोशल मीडिया हैंडल्स पे मैसेज का रिप्लाई भी करता हूं मेरे लाल। तो ये सब प्रोसेस में बड़ा टाइम टेकन हो जाता है, और इसके बाद मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी मेरे सेंटर पर रहती हैं। जी हाँ, आप में से बहुत सारे बच्चे जो हमारे तक पहुंच सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत दुरुस्त करना चाहते हैं, तो मेरे ऑफलाइन सेंटर ध्रुवा कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से ही है। कहां पर, न्यू मार्केट चरदा रोड के ऊपर, चरदा रोड पे जब आओगे तो आर्यावर्त बैंक पड़ेगा, आर्यावर्त बैंक के जस्ट अपोजिट साइड में मेरा सेंटर है। तो मेरे सेंटर पे भी आकर के आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो सारा समय ऑफलाइन क्लासेस में चला जाता है, उसके बाद जो बचता है ऑनलाइन उसके बाद ऑनलाइन लेक्चर को रिकॉर्ड करना, उसको एडिट करना, उसको डालना, ठीक है ना। तो ये सब टाइम टेकन है, इसलिए ये सब टाइम टेकन है, इसलिए हर 2 दिन पे लेक्चर आएगा। अब आज से क्या बेटा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, हर 2 दिन पे एक लेक्चर आएगा, हर 2 दिन पे एक दिन मैं लेक्चर डालूंगा, उसको आप देखोगे, उसकी नोट्स बनाओगे, आप प्रिपेयर करोगे, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस क्विज डाल दिया करूंगा, आप करना। फिर उसके दूसरे दिन अगले दिन फिर से एक लेक्चर आपको उसी सीक्वेंस में देखने को 6 बजे शाम में देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा कि मैंने देखा अगर बैक टू बैक मैं लेक्चर डालता भी जाऊंगा तो आपका बैकलॉग लगता चला जाएगा, क्योंकि जब मैं डालता हूं तो आप वो वीडियो हो सकता है ना देख पाओ या आप तक वो देर में पहुंचे। तो क्या होगा कि अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी और हमने दूसरी डाल दी बैक टू बैक, तो आप उसको नहीं देख पाते हो और एक बोझ बन जाता है। तो मैं क्या करूंगा, अब हम आज से हमेशा 2 दिन पे एक वीडियो आया करेगी, ताकि आपका जो बीच का समय है आप उस वीडियो को देख करके नोट्स बनाएं और उसको अच्छे से समझने का समय मिल सके, और मुझे भी बहुत अच्छे से तैयार करने का मौका मिल सके, ठीक है ना बेटा। तो आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको बड़ा ही उम्दा तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से बेटा समझ में आया होगा, और आप सभी लोग बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसे ही मस्ती में पढ़ाई करते रहिए, टेंशन को दूर रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे लाल खिलखिलाते रहिए। और इसी लेक्चर के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में। जय हिंद, जय भारत।